हाँ, तो सभी साथियों को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजस्थान एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो साथियों, अपने बात कर रहे थे अजमेर के चौहानों की। तो अजमेर के चौहानों का पार्ट फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका था, टॉपिक बड़ा था तो इसलिए अपने पार्ट 2 बनाने पड़े। तो अजमेर के चौहानों में पार्ट फर्स्ट में अपने पढ़े थे सबसे पहले वासुदेव चौहान को। वासुदेव चौहान के बाद गुवक प्रथम के बाद सिंहराज के बाद विग्रहराज द्वितीय, उसके बाद अजयराज या एक अन्य नाम था अजयपाल, उसके बाद अपने पढ़ा था अन्नाजी या अर्णोराज, उसके बाद अन्नाजी के पुत्र जगदेव के बारे में जिसने अपने पिता अन्नाजी की हत्या की थी। चौहानों का पितृहंता कहलाता है जगदेव। हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे अजमेर के चौहानों में एक और शासक विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव, जिसका अन्य नाम है विशलदेव। हाँ, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में एक विशेष बात, दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक विग्रहराज चतुर्थ ही माना जाता है। 1157 की बात है ये। तो आज अपने बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, जिसका एक अन्य नाम है विशलदेव। क्या नाम है? विशलदेव। आज अपने बात करेंगे अजमेर के चौहानों में विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव। साथियों, विग्रहराज चतुर्थ है वो एक क्या था? कवि था और इसको उपाधि थी कवि बांधव की। किसकी? कवि बांधव। कवि बांधव या कह सकते हैं अपने कटु बांधव की उपाधि। और यह एक विद्वान था। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। क्या था? विद्वान, जिसने एक नाटक लिखा था। नाटक का नाम था हरिकेली। क्या नाम था? हरिकेली। और ये जो नाटक था ना, वो साथियों संस्कृत भाषा में लिखा था। इसकी भाषा संस्कृत भाषा में। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, इसके अन्य भी तो कार्य थे, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना तो पड़ेगा। नाटक लिखा था हरिकेली संस्कृत भाषा में। ये जो हरिकेली नाटक था, यह प्रभावित होकर लिखा था विग्रहराज ने। किसके? यह प्रभावित होकर लिखा था विद्वान भार्गव के। विद्वान भार्गव से प्रभावित होकर विग्रहराज चतुर्थ के गुरु थे विद्वान भार्गव। तो विग्रहराज चतुर्थ, अब इनके बारे में अपने संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। विग्रहराज चतुर्थ विद्वानों का अभ्यदाता। विद्वानों का अभ्यदाता विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 में, साथियों 1158 की बात है कि विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। और संस्कृत पाठशाला का निर्माण सरस्वती माता के मंदिर की जगह करवाया था। पहले वहाँ सरस्वती माता का मंदिर था, फिर 1158 में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। तो 1158 में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। किसके स्थान पर? सरस्वती माता के मंदिर के स्थान पर विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और 1198 के आसपास जो संस्कृत पाठशाला थी, उसका नाम पड़ा ढाई दिन का झोंपड़ा। क्या पड़ा? ढाई दिन का झोंपड़ा। साथियों, जो अजमेर में ढाई दिन का झोंपड़ा है,
वह पहले संस्कृत पाठशाला में तब्दील था। उससे पहले सरस्वती माता का मंदिर था और 1198 में ढाई दिन का झोंपड़ा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? ढाई दिन का झोंपड़ा। कहा जाता है कि यहाँ ढाई दिन का उर्स लगता है। पंजाब के शाह संत की याद में ढाई दिन का उर्स। साथ साथ उतारते रहना, उर्स लगता है। पंजाब के शाह संत की याद में, शाह संत की याद में जो ढाई दिन का झोंपड़ा है, इसका जो नक्शा है वो अबू फ़कर, किसके द्वारा? अबू फ़कर। टोटल खंबे 16, टोटल खंबे। साथियों, जो ढाई दिन का झोंपड़ा है अजमेर में, तो वह ढाई दिन का उसमें उर्स लगता है पंजाब के शाह संत की याद में। तो अब इसके बारे में अपने पूर्ण चर्चा करेंगे, यह उतार लेना। आप हेडिंग लगाओ ढाई दिन का झोंपड़ा। ढाई दिन का झोंपड़ा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ढाई दिन का झोंपड़ा। सबसे पहले तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद, ढाई दिन के झोंपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। और जॉन मार्शल ने कहा है साथियों कि जो इसका निर्माण है ना, वो ढाई दिन में ही हुआ था। किसके अनुसार? जॉन मार्शल। मार्शल के अनुसार इसका निर्माण ढाई दिन में, निर्माण ढाई दिन में हुआ था। और ढाई दिन के झोंपड़े पर ललित विग्रहराज नाटक की कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई है। और जो प्रेसी ब्राउन थे उनके अनुसार यहाँ ढाई दिन का उर्स लगता है। तो मतलब सभी विद्वानों के अलग अलग वाक्य थे। जॉन मार्शल के अनुसार ढाई दिन में इसका निर्माण हुआ, और पेसी ब्राउन है उनके अनुसार यहाँ ढाई दिन का उर्स लगता है। कौन? पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन के अनुसार यहाँ ढाई दिन का उर्स लगता है। उर्स पंजाब के शाह संत की याद में लगता है। और ढाई दिन के झोंपड़े पर जो नाटक था इसका विग्रहराज चतुर्थ का, विग्रहराज ललित, उसकी कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई है इस पर। ललित विग्रहराज, ललित विग्रह राज नाटक की कुछ पंक्तियां भी अंकित है, पंक्तियां भी अंकित है। और ढाई दिन के झोंपड़े पर जो हरित केली नाटक है उसका भी आधा भाग मिलता है। हरित केली नाटक का आधा भाग भी अंकित है। अंकित है। अब बात करेंगे विग्रह राजा विशलदेव। साथियों, ढाई दिन के झोंपड़े की मुख्य बातें यही है कि जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, जॉन मार्शल के अनुसार यहाँ ढाई दिन का, जॉन मार्शल के अनुसार यहाँ यह ढाई दिन में इसका निर्माण हुआ। प्रेसी ब्राउन के अनुसार यहाँ ढाई दिन का उर्स लगता है। और ललित विग्रह राज नाटक की
की पंक्तियाँ भी अंकित है 2.5 दिन के झोंपड़े में, और हरितकेली नाटक का आधा भाग भी अंकित है। अब वापस आप आ जाओ विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज जो चतुर्थ है उसने अपने नाम से साथियों टोंक में कुछ चीज़ें बनाई, उनका भी अपने एक बार चर्चा करेंगे। एक तो टोंक में बिशलपुर बांध बनवाया, बिशल सागर बांध, और एक बिशलपुर कस्बा, और एक बिशल देव जलाशय। हाँ, टोंक में 3 चीज़ें बनवाई। टोंक में अपने नाम से 3 चीज़ें बनवाई विग्रहराज चतुर्थ ने। एक तो बिशलपुर कस्बा, दूसरा बिशल सागर बांध, तीसरा बिशल देव जलाशय, बिशल देव जलाशय। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने नाम से टोंक में 3 चीज़ें बनाई। बिशलपुर कस्बा कहाँ बनवाई? टोंक में। बिशलपुर कस्बा, बिशल सागर बांध, बिशल देव जलाशय। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक था। यह भी लिख लो नोट लगाकर। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में। दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक। और कहा जाता है दिल्ली पर अधिकार 1157 में करता है, और 1158 में वो 1158 में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, और 1157 में दिल्ली पर अधिकार किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। हाँ, और साथियों विग्रहराज जो था ना, उसने अपने दरबारी थे उसके धर्म गोसूरी, उनके कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये भी एक विशेष बात रहती है कि विग्रहराज ने, यह भी लिख लेना, विग्रहराज ने अपने दरबारी कवि धर्मघोष के कहने पर अपने दरबारी कवि धर्मघोष के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। जो विग्रहराज चतुर्थ है, उन्होंने अपने दरबारी कवि धर्मघोष के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। तो साथियों, यही जो बातें हैं वो अपने को विग्रहराज चतुर्थ के बारे में मिलती है। और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में 1-2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक मिल ही जाता है अपने को एग्जाम में, राजस्थान के जो एग्ज़ाम है उसमें। तो विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपने शासक की बात करेंगे सोमेश्वर चौहान। साथियों, जो सोमेश्वर, चलो पहले लिख लेते हैं, विग्रहराज के बारे में बाद में अपने बात करेंगे। सोमेश्वर चौहान, जो सोमेश्वर चौहान का शासनकाल था वो था 1168 से 77 तक। 1168 से 77 तक। सोमेश्वर चौहान है वो अन्ना जी का ही पुत्र था। अन्ना जी का एक तो पुत्र था जो जगदेव, जिसने अपने पिता अन्ना जी की स्वयं की हत्या की थी। दूसरा पुत्र था सोमेश्वर चौहान। तो इनके बारे में कुछ बातें मिलती है। जो सोमेश्वर चौहान है ना, वो
जयसोम व कुमारपाल के दरबार में कार्यरत थे। और चलो ये भी लिख लो, जयसोम व कुमारपाल के दरबार में कार्यरत थे। जयसोम व कुमारपाल के दरबार में कार्यरत थे। और सोमेश्वर चौहान है जो, उनका विवाह कुंवरी देवी से हुआ था। सोमेश्वर चौहान का विवाह कुंवरी देवरी से, और इनका पुत्र हुआ था, सोमेश्वर चौहान का विवाह कुंवरी देवी से, पुत्र हुआ था पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान। लिख लिया। सोमेश्वर चौहान है ना साथियों, उसने अपने स्वयं की तथा अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति भी बनवाई थी अजमेर में। ये भी लिख लो, सोमेश्वर चौहान है, सोमेश्वर चौहान ने अपनी तथा अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति बनवाई थी। अर्णोराज की मूर्ति बनवाई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सोमेश्वर चौहान है, उन्होंने नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया था, क्योंकि अपनी मूर्ति व अपने पिता की मूर्ति बनवाई थी, तो इसलिए अपने कह सकते हैं नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। और अंत में सोमेश्वर चौहान की हत्या। सोमेश्वर चौहान की हत्या, वो एक गुजरात के शासक थे, शायद भीमदेव सेकंड, हाँ गुजरात के शासक थे भीमदेव सेकंड, उन्होंने की थी। सोमेश्वर चौहान की हत्या गुजरात के भीमदेव द्वितीय ने की 1177 में। अंत में सोमेश्वर चौहान की हत्या भीमदेव